अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। आज मैं अपना तारुफ आपके साथ करवाऊँगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मुझ पे कैसा कैसा वक्त आया और मैंने उसको कैसे कवर किया, कैसे बच्चों की परवरिश की, कैसे बच्चों को एजुकेशन दिलाई। तो ये मुख्तसर मुख्तसर सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखा जाए तो 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैंने कहा आम बंदा भी मेरे एक्सपीरियंस से अगर फ़ायदा उठाए तो ज़िंदगी को बहुत बेहतर नहीं, कुछ बेहतर तो बना ही सकता है। यानी जो अहम मकसद है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो मेरा नाम रुबीना है, रुबीना तनवीर शाह। तनवीर शाह मेरे हस्बैंड का नाम था। आज से 14 साल पहले उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, मौके पे ही ब्रेन डेथ हो गई थी। तो मेरे थे बच्चे माशाल्लाह, 3 बेटे थे उस वक्त जिनकी एज 15 साल, 10 साल और 5 साल थी बच्चों की। तो देखा जाए तो बहुत एक मुश्किल टाइम मुझ पे आ गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पहले से फील्ड में थी, यानी फैब्रिक फील्ड थी मेरी। तो मुझे तकरीबन फैब्रिक फील्ड में 28 साल हो गए हैं काम करते हुए। मैं एज ए होलसेलर मार्केट में फेमस हूँ। और शुक्र अल्लाह का कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी जो मेन ज़रूरत थी या मेन प्रायोरिटी जो थी मेरी, वो बच्चों की एजुकेशन थी, जिस पे मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने ज़िंदगी को और भी सीरियस ले लिया, यानी अपने काम को और भी ज़्यादा सीरियस ले लिया। तो मौजूदा हालात को देखते हुए मेरी आज की स्पीच बहुत से लोगों के काम आएगी कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। कि देखा जाए तो कौमें अपने आप को खुद बदलती है, ना कि हमें हुक्मरानों ने घर आके राशन पानी नहीं डाल के देना। हमारे बच्चों की फीस माफ़ नहीं की जाएगी, हमें किसी भी किस्म की फैसिलिटीज़ आज दिन तक ना मिली है, ना इस मुल्क में मिलेगी। तो मुख्तसर ये है कि मैंने जो फील्ड शुरू की थी वो फैब्रिक फील्ड थी। तो फैब्रिक फील्ड देखा जाए तो मैंने यही नहीं कि उठ के मैं एकदम से जाके बुटीक में बैठ गई हूँ तो मैंने बुटीक चलाना शुरू कर दिया। तो मैंने घर से ही स्टार्ट किया था। मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। और देखा जाए तो जो फेयर लोग हैं वो बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, मेरे मिलने जुलने वाले भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको पता है कि मैंने ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल की और किस किस तरह लेके आज मैंने बच्चों की माशाल्लाह एक पर्सनैलिटी बनाई। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला हर माँ बाप के दिल ठंडे रखे अपनी औलाद के ऊपर। तो आज मैं मुतमईन हूँ, जब मेरे बच्चा किसी अच्छे ऑफिस में बैठा हुआ, एसी के नीचे बैठा हुआ, तो मेरे दिली सुकून होता है इसको। क्योंकि देखा जाए तो लेबर तक तबका जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जिन माँ बाप ने बच्चों की एजुकेशन की तरफ नहीं ध्यान दिया, तो उन बच्चों को मेहनत मजदूरी ही करनी पड़ती है, वो चाहे अपने पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री। जैसे दुबई लोग चले जाते हैं, इधर उधर मीन्स के अरब अमारात जो है उधर चले जाते हैं। तो उधर ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा है, मगर ये है कि कितना हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है कि हम लाहौर की गर्मी, इधर पाकिस्तान की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। कि दिन गिन गिन के गुजारना पड़ता है कि कब ये गर्मी ख़त्म होगी और कब सुकून का सांस आएगा। और मौजूदा तो बिजलियों के बिलों ने जो डराया हुआ है, यानी एसी के होते हुए भी बंदा दिल नहीं करता कि एसी लगा के बैठे, हमें गुजारा करना पड़ता है। मैंने बहरहाल हर बंदे को करना चाहिए, जहाँ तक हो सके अपने घर के मामलात को मैनेज करना चाहिए, और हो भी जाते हैं। ये नहीं है कि मैनेज नहीं हो पाते। तो आज की मेरी स्पीच ये थी कि मेरे पे जब टाइम आया, मुझे शादी के बाद ज़रूरत पड़ी। शादी से पहले का अगर मैं टाइम देखूँ तो मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। मेरे वालिद अल्लाह बख्शी जो थे वो पाकिस्तान एम्बेसी में थे, और प्लस उनका कार डीलर जो था बिजनेस, वो कार डीलर थे जिनका शोरूम था माल रोड पे। तो एक नाम था, एक शान था उनका पूरे ख़ानदान में। मेरा ख़ानदान जानता है, मेरे मिलने जुलने वाले जानते हैं। तो देखा जाए तो सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। 80 में अब्बा जी की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। 85 में मेरी वालदा की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। तो इस तरह करते हुए देखा जाए तो 12 से 16 साल की उम्र में मेरे वालिदैन दोनों ही इस दुनिया से चले गए थे। 80 और 85 के दरमियान वालिदैन चले गए थे। मगर ये था कि भाई जो थे वो बाहर थे, 2 हॉलैंड में थे और एक यूनान में था। तो पैसे का जो था वो रेल पेल थी, कोई कमी नहीं थी किसी भी किस्म की। गाड़ियों से नीचे का सोचना भी नहीं था हमने, क्योंकि घर की ये चीज़ें थी और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। यानी उस दौर में भी देखा जाए तो लाखों के हिसाब से आमदनी थी। ये मैं 70 से 80 तक की बात कर रही हूँ। तो देखा जाए तो आजकल देखा जाए, इतना पढ़ाने के बावजूद भी बच्चों की सैलरी जो स्टार्ट होती है 30 से 35 हज़ार का पैकेज स्टार्ट होता है। तो बच्चा एक अपनी ज़रूरत भी नहीं मौजूदा दौर के हिसाब से पूरी कर सकता।
तो मुख्तसर ये कि वो वालिदैन का दौर था, उसके बाद शादी हो गई तो माशाल्लाह बच्चे हो गए। फिर मेरे पे एक ये टाइम आ गया कि मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बच्चों की स्कूलिंग अच्छा करवाना चाहती थी, बच्चों की तालीम के बारे में मैं बहुत कॉन्शियस थी। तो देखा जाए तो उस वक़्त मेरे हस्बैंड अफ़ोर्ड नहीं करते थे कि यानी बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसेस वग़ैरह। मैं चाहती थी कि बच्चों अच्छे माहौल में रहें। ठीक है, गवर्नमेंट के स्कूल तब भी थे, मगर गवर्नमेंट के स्कूलों का आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान में क्या हाल है। यानी उधर का जो लैंग्वेज था या टीचर्स का भी लैंग्वेज जो था वो मुझे मंज़ूर नहीं था, कि टीचर की लैंग्वेज भी तू-तड़ा करके बात करने की थी, जो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। मैंने चाहा कि मेरे मेरे बच्चे घर से ही, जिनको माहौल मैंने अच्छा देना चाहा, तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे भी उस माहौल में बैठे कि आके सिर्फ यही नहीं होता कि स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल के आसपास के जो बच्चे बच्चे होते हैं, उनके क्लास फेलो जो होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको बच्चा बहुत पिक करता है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मगर घर में माँ की लैंग्वेज, माँ बाप की लैंग्वेज, ये भी बहुत काउंट करती है। माँ बाप की तबीयत जो है ये भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों की स्कूलिंग प्राइवेट स्कूलों में करवाने का सोचा। और उसके लिए देखा जाए तो मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने बताया कि उनकी इतनी सैलरी नहीं थी कि वो अफोर्ड कर सके, सो मैंने अपने बलबूते पे करते हुए मैंने फैब्रिक का काम स्टार्ट किया, यानी घर से स्टिचिंग का काम मैंने स्टार्ट किया। स्टिचिंग मेरा एक शौक भी था, क्योंकि खुद को अच्छा पहनने का शौक था उस दौर में भी। और मैंने टेक्निकल कॉलेज से डिप्लोमा भी किया हुआ था, फैशन डिज़ाइनिंग का किया हुआ था, कटिंग स्टिचिंग का किया हुआ था। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तुम ऐसे करो, तो यकीन करें कि उस ज़माने में जब मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की तो उस ज़माने में एक सूट की स्टिचिंग कितनी थी, 50 रुपये। और मैंने रोज़ाना की रूटीन बनाई कि मैंने दिन में 5 सूट लाजमी सिलाई करने हैं। यानी पहला बच्चा जब मेरी गोद में आया तो तब मुझे अर्निंग का सोच आई कि मैं कैसे अर्निंग करूं। तो तब मैंने घर से इसका स्टार्ट करनी शुरू की। डिटेल्स में जाऊं तो बहुत लंबी बात हो जाती है। मुख्तसर ये है कि मैंने ये अपने ऊपर लेबल भी नहीं लगाना था कि घर बैठ के सिर्फ सिलाई करती है। आपको पता है हमारे माशरे में अगर हक लाल का घर बैठ के इस तरह का कोई भी औरत काम करती है तो आस पास हमसाए या कोई ना कोई आपको मिस के पिंच करता रहता है कि भाई अगर शक्ल सूरत अल्लाह ताला की दी हुई है, ऊपर से हुनर अपने पास था, आम से आम कपड़ा भी बना सवार के पहन लेना, तो वो बड़ा नजर आता था कि जैसे बहुत अमीर कबीर है, बड़ी एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी अल्लाह की देन है, शक्ल सूरत अल्लाह की देन है। मगर उसको चार चांद लगा देती थी अच्छी स्टिचिंग मेरी। तो इस तरह करते हुए कुछ टाइम तो मैंने घर में किया। फिर एक टाइम आया 2005 में, मैंने बुटीक शुरू कर दिया शादमान में ना। तो उसमें भी उस टाइम में यकीन करें कि फर्स्ट मंथ में ही मेरी 66,000 अर्निंग थी, जबकि देखा जाए तो गवर्नमेंट मुलाजिम की उस वक़्त भी तनख्वाह 15,000 रुपये थी। सो मुख्तसर ये है कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना था, तो एट ए टाइम 3 बच्चों को मैंने, उस वक़्त मेरे 3 बच्चे हो चुके हुए थे और तीनों ही स्कूल गोइंग थे। तो मैंने अपने बच्चों की तालीम के लिए वो मेहनत भी की, मगर मार्केट लेवल पे मुझे मार्केट ने सिखाया बहुत कुछ। यानी वो उस बुटीक से फिर एक टाइम आया कि मुझे ससुराल वालों ने फोर्स करना शुरू कर दिया कि शॉप आप बंद कर दो, अब ये काम छोड़ दो। जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो भी काफ़ी रिच थी है, मगर ये है कि हर कोई अपने लिए होता है, किसी के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुख्तसर ये है कि मैंने बुटीक उनके कहने पे छोड़ दी और फिर मैं घर बैठ गई। 6 महीने बैठने के बाद मैंने फिर से मार्केट लेवल पे यानी एज ए होल सेलर काम शुरू किया, यानी बड़े यूनिट्स पे मैं चली गई। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का हर धक्का जो है वो आपको आगे की तरफ लेके जाता है। वो कहते हैं ना कि पत्थर से किसी ने पूछा कि पत्थर तुम इतने गोल क्यों हो? पत्थर ने कहा किसी ने ठोकर मारी तो मैं इधर चला गया, किसी ने ठोकर मारी तो मैं इधर चला गया। तो इस तरह करते करते गोल हो गया। तो सो मेरी भी कहानी यही है कि जिंदगी की हर ठोकर ने मुझे मीन्स के पॉलिश किया, मुझे गोल किया और मेरे लिए ये दुनिया वसी होती चली गई। यानी अर्निंग करने के तरीके मेरे लिए वसी होते चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट लेवल पे आज भी मैं एज ए होलसेलर बाजी मानी जाती हूँ, आपी मानी जाती हूँ। और लोग मेरे तजर्बे से बहुत हैरान होते हैं कि आपने इन यानी कैसे, आप तो समंदर हैं बकौल लोगों के, मार्केट के लोगों के, कि आप तो देखा जाए तो बिजनेस का समंदर है, फैब्रिक से रिलेटेड बिजनेस का। तो मुख्तसर ये है कि बच्चों को फिर मैंने एजुकेशन अच्छी दिलाने के बाद फिर अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज वो मुंतखब किए कि मेरे बच्चे अच्छे माहौल में बैठे। तो देखा जाए बड़े 2 बच्चे जो है वो मेरे पंजाब कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। तो बच्चों की स्कूलिंग और
ग्रेजुएशन का तो मैंने बताया कि किस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की, आगे यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी, बच्चों ने किस किस फील्ड में ग्रेजुएशन की, ये मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि बातें मैं कहूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। करते हैं मुख्तसर इस हालात पे, मौजूदा हालात पे बात के बहुत मुश्किल टाइम आ गया है। सफ़ेद पोश लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। गरीब तबका, जो बहुत नीचे वाला तबका है, उन्होंने तो मांग के खा भी लेना है। जिन घरों में काम करती हैं या उनके शौहर मिस के इस तरह के काम करते हैं, उनको कपड़े जूती का इस तरह नहीं होता, उनको एजुकेशन का नहीं है। ना हमारा मुल्क ने, हमारे हुक्मरान ने, हमारे सियासतदानों ने इस पे तवज्जो दी। हर आने वाले ने 100 आने ख्वाब भी दिखाए और ज़िंदगी को एक मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाते चले गए। जो अब हालात हर बंदे के सामने है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो आम सा बंदा है, हर एक को पता है कि बहुत मुश्किल टाइम है। तो मेरा मुख्तसर मशवरा ये है कि मैनेज करना सीखें आप अपनी ज़िंदगी को। ठीक है, लग्जरी टाइम मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ऊंचाई से भी मैं नीचे आई, बहुत देखा जाए तो एक टाइम था कि खाने के लिए भी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत से ही मैं घर को मैनेज कर रही हूँ। यानी वो वले वले साहब नहीं रहे, मगर देखा जाए हर इंसान के अंदर, चाहे वो गांव से बिलोंग करता है, उनकी औरतें हैं, उनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिग्रियां ही काम आती हैं। हमारे मुल्क को मैनुअल कामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग जो जिसको कहते हैं ना, इसको कभी भी ज़वाल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए, चाइना को देखें, उधर यानी 8-10 साल से बच्चे से लेके 100 साल की माई जो होती है वो भी काम कर रही होती है, चाहे वो खेतों का काम है। तो मैं अभी शॉर्ट वीडियो को बनाते हुए यही करूंगी कि जिसमें जो हुनर है, गांव में बैठी हुई है, शहरों में बैठी हुई है, अब वो टाइम नहीं है। एक पे डिपेंड करके पूरा कुंभा नहीं चल सकता। तो आपको चाहिए कि जिसमें जो हुनर है, जो सलाहियत है, उसको बुरुए कार लाते हुए अपने घर वालों का साथ दे। तो ये मुख्तसर मुख्तसर मैंने जल्दी जल्दी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए। इंशाल्लाह गाहे बगाए बाकी के भी एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगी। यानी हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसानी ला सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में मौजूदा हालात देखा जाए, पेट्रोल का कल भी जो बम हम पे पड़ा है, तो बहुत मुश्किल हो गया है कि अगर बड़े अफसर अफसर भी बैठे हुए हैं, 1 लाख सैलरी भी ले रहे हैं, तो उनके लिए भी इवन के गाड़ी का छोड़ो, बाइक का भी फ्यूल बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। हमें इस पे ऑब्जेक्शन भी करनी चाहिए और हमें कोशिश भी करनी चाहिए अपने हालात को संवारने की। एक पहला टाइम था जो हम गुजार चुके हैं, तब भी तो हम जिंदगी गुजारते थे। बेशक मैं जिस घर से बिलोंग करती थी उधर गाड़ियां भी थी, मगर हमने टांगों पर भी सफर किया हुआ है। उस दौर को हम वापस भी ला सकते हैं। अगर देखा जाए मौजूदा हालात और फ्यूल को, हमने जिंदगी खुद से संवारनी है। किसी हुक्मरान ने आके हमारी जिंदगी नहीं संवारनी, हमारे घरों में आके राशन नहीं देना, हमारे बिजलियों के बिल नहीं देने। हमने कैसे बिजली को मैनेज करना है। मैं देखा जाए तो मैंने अब जो पंखे लगाए हैं, मैंने फर्दन फर्दन ही पंखे चेंज किए हैं बिजली को कंट्रोल करने के लिए। एसी डीसी पंखे वो यूज़ करें, उससे बिजली का बहुत कमी आती है। मैं इसका भी आपको बिल भी कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप बिजली के कम यूनिट इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मुख्तसर चेंजिंग ला के अपनी ज़िंदगी में, और मैनेज तो करना ही है। आखिर किसके पास आप जाके रोएंगे, किससे फरियाद करेंगे। अगर कोई बहन भाई खाता पीता भी है तो आपके हाथ में हर महीने कोई नहीं डाल सकता। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद से उठानी है। अपनी लाइफ को चेंज करते हुए, अपने जहन को चेंज करते हुए, अपनी सोच चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। दूसरों की तरफ मत देखें, जो अल्लाह ताला की तकसीम है उस पर राजी हों। ठीक है, एक ही माँ बाप के पेट से पैदा होने वाले किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, किसी के पास बहुत पैसा होता है, कि किसी की किस्मत ऐसी होती है कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करना उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो उम्मीद है मेरी थोड़ी सी बातों को आप बहुत जानेंगे। तो इंशाल्लाह गाए बगाए आपके साथ मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर भी करती रहूँगी। और व्लॉग चैनल जो है उसको भी मैं इसके स्टार्ट दोबारा से करूँगी। स्टार्ट क्या करूँगी, स्टार्ट तो है मगर उस पर वीडियोस नहीं डाली। तो आज की थोड़ी बातों को बहुत जानते हुए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस जो, अगर मेरे जैसी सिंगल औरत कामयाबी से ज़िंदगी गुजार सकती है, अपने मेन मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत कर सकती है, जो जो मैंने मेहनत की, जो जो काम किए, अगर कोई काम करना चाहती है तो मेरे से रब्ता डायरेक्ट भी कर सकती है। इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट है, उस पर भी रब्ता कर सकती है। तो उम्मीद है आज के मेरी वीडियो को आप लाइक करते हुए ज़रूर ज़रूर इसको वायरल भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
हर एक के पास ये मैसेज पहुँचे कि हम ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। मैं आइंदा आने वाली तमाम वीडियो में ज़िंदगी की आसान टिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।